नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। और वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम का। आज हम बात करेंगे ट्रंप के टैरिफ प्लान की। अमेरिकी राष्ट्रपति का दूसरा कार्यकाल दुनिया पर भारी पड़ रहा है। ट्रंप के ताबड़तोड़ फैसले ने दुनिया भर में हलचल पैदा कर दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बतौर राष्ट्रपति लौटने के बाद आज पहली बार कांग्रेस को संबोधित किया। अपने दूसरे कार्यकाल का प्लान पेश करते हुए उन्होंने अमेरिकी घरेलू और विदेश नीति में बदलावों का जिक्र किया। साथ ही ट्रंप ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो भारत और चीन के खिलाफ 2 अप्रैल से पारस्परिक टैरिफ लगाएंगे, यानी जो हम पर जितना टैक्स लगाएंगे हम भी उस पर उतना ही टैक्स लगाएंगे। इससे पहले अमेरिका ने कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लगा चुके हैं। ट्रंप के टैरिफ प्लान से दुनिया टैरिफ वॉर की ओर बढ़ रही है। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ बढ़ाया तो चीन ने भी अमेरिका कृषि उत्पादों पर 15% का अतिरिक्त शुल्क लगा दिया। वहीं मेक्सिको और कनाडा ने भी बदले में टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। चीन अमेरिकी इंपोर्ट पर 10 से 15% अतिरिक्त टैरिफ लगाने जा रहा है। वहीं कनाडा ने भी अमेरिकी वस्तुओं पर 25% टैरिफ का ऐलान किया है। चीन अमेरिका पर एक्स्ट्रा टैरिफ 10 मार्च से लागू करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऐलान से पहले ही भारतीय और ग्लोबल शेयर बाजार सहमान नजर आ रहा था। अब तो चीन, कनाडा और मेक्सिको पर भी टैरिफ बढ़ाने का ऐलान के बाद दुनिया भर के शेयर बाजार में और गिरावट हो सकती है। ट्रंप का टैरिफ प्लान दुनिया को कितना प्रभावित करेगा और भारत के लिए यह कितना मायने रखता है, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मेजर जनरल वीके दत्ता जी, डिफेंस एक्सपर्ट, संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ आकाश जिंदल जी भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आकाश जिंदल जी आपका रुख करती हूं, क्योंकि अर्थशास्त्री के तौर पर ये बहुत मायने रखता है कि अर्थशास्त्र इसको लेकर क्या कहता है। जी देखिए, हालात ये हैं कि ऑलरेडी एक बीमार कमजोर ग्लोबल इकोनॉमी थी, अब उस पर टैरिफ के वार हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये चीज तो मैं एक महीने से मेंटेन कर रहा हूं तमाम नेशनल और ग्लोबल चैनल्स पे कि अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ेगी इसकी वजह से। अब अमेरिका में भी इकोनॉमिस्ट ये चीज मानते हैं। अब आ रही है बात दूसरी, जो रिटेलिएटरी टैरिफ चाइना और कनाडा की तरफ से लगने की संभावना, उससे क्या है, यूएस के एक्सपोर्ट भी प्रभावित होगी। अब बहुत सी चीजें ऐसी इंपोर्ट कर रहा था यूएस जिसके अंदर ऐसी चीजें थी, ग्रोसरी आइटम्स थी, फ्रूट्स थी, जिससे हाउस होल्ड इन्फ्लेशन उनकी बढ़ जाएगी। अमेरिका अभी तक इन्फ्लेशन से परेशान चल रहा था 3 साल से। पिछले दर्शकों को बता दूं कि रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत के बाद जनवरी 2022 में अमेरिका में 9.1% इन्फ्लेशन पहुंच गई थी, जो इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट निल हुआ करती थी, इतनी हो गई थी। हालात ये हो गए थे अमेरिका में उस इन्फ्लेशन के कारण कि जून 2023 में अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट है डेट सीलिंग। डेट सीलिंग का मतलब दर्शकों ये है कि अमेरिका की सरकार कितना कर्जा ले सकती है, वो डेट सीलिंग सस्पेंड करनी पड़ी। यानी अमेरिका को ज्यादा कर्जा लेने के लिए वो सीलिंग सस्पेंड करनी पड़ी ताकि खर्चा चला सके अपना। तो अमेरिका की इकोनॉमी की ये हालत थे। उसके बाद अमेरिका की इकोनॉमी में 2024 में डेफिसिट बढ़ा। तो पहले से ही अमेरिका की इकोनॉमी तकलीफों में थी, अब तो था कि रिवाइवल होगा। सबसे पहले ग्लोबल अमेरिका की इकोनॉमी को तकलीफ पहुंचेगी, ग्लोबल इकोनॉमी को तकलीफ पहुंचेगी, और कहीं ना कहीं ये टैरिफ वॉर बहुत बहुत तकलीफ दे होने वाली है। रशिया यूक्रेन वॉर के एंड की हम बात कर रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर शायद एंड हो जाए, लेकिन इकोनॉमिक टर्म में आपको बता दूं, टैरिफ वॉर मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशदल.com का क्लियरली मानना है रशिया यूक्रेन वॉर से भी नेगेटिव इफेक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे डालेगी। और अब तो ये है, एक नया ब्लॉक बनने की संभावना हो रही है कि यूएस के जो हालचाल चल रहे हैं शायद ग्लोबली एक नया ब्लॉक बन जाए और नई थ्योरीज लिखी जाए जिस तरीके से। यानी कि आकाश जी ये तो डराने वाला है आने वाले दिनों में। और हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़े हैं, विदेशी मामलों के जानकार। सर, किस पर इस ट्रेड वॉर का सबसे ज्यादा गहरा असर देखने को मिलेगा, किसको गहरे जख्म देके जाएगा ट्रेड वॉर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो जख्म है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इकोनॉमी को सबसे पहले लगने वाला है। और विश्व की जो इकोनॉमीज हैं वो अपने जाहिर है कि डिसीजंस लेंगी। भारत भी जो कि स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी के साथ अपने डिसीजंस लेता है, वो इस टैरिफ रिजीम में जो अमेरिका बदलाव ला रहा है उसको रिव्यू करेगा और अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए अपने आर्थिक हितों को
सर्वोपरि रखते हुए भारत भी अपने टैरिफ रिजीम में जो जैसा भी बदलाव आवश्यक होगा वैसा अवश्य करेगा। लेकिन आप जानते हैं कि हमारी जो विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो, आर्थिक नीति हो, सभी हम बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से, संतुलित तरीके से सारे पहलुओं पर विचार करते हुए निर्णय लेते हैं। तो लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से ये जो एक टैरिफ वॉर को शुरू करने की जो प्रक्रिया की जा रही है, उसका सबसे बड़ा जो आपने जो प्रश्न पूछा है, सबसे बड़ा खामियाजा अमेरिका की जनता पहले भुगतेगी। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन ट्रेल के दौरान अगर उनके विषयों को देखें कि कौन से विषय वो सबसे ज्यादा एड्रेस कर रहे थे या सबसे ज्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण थे, तो वो था अमेरिका की कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस के इशू को एड्रेस करना। और ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस है, वो जैसा कि जिंदल साहब ने बताया कि वहां पर पहले से ही बहुत गहरी थी, और उसके बाद जो है अब इस तरीके के आप टैरिफ वॉर को शुरू कर रहे हैं। जाहिर है कि अब कनाडा ने भी टैरिफ लगा दिया है, मैक्सिको भी टैरिफ लगाएगा, चाइना ने भी टैरिफ इम्पोज किया है, और जाहिर है कि अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार टैरिफ इम्पोज कर सकते हैं यूएस प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो ऐसे में जो अमेरिका के जो लोगों को जो अनेक तरीके की दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। पहले से ही वहां पर एक इन्फ्लेशन की क्राइसिस थी और वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग का संकट था, और वो और अधिक गहरा सकता है। लेकिन जहां तक विश्व इकोनॉमी की बात है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो अन्य राष्ट्र हैं वो अपने अपने राष्ट्रीय हितों को, अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए जो भी वो मेजर्स ले सकते हैं, वो अवश्य लेंगे। भारत हैं वो जल्द से जल्द उठाने पड़ेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल वीके दत्ता जी भी जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर अगर मैं कूटनीतिक लिहाज से देखूं तो भारत को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, ऐसा है कि एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अभी जो ट्रम्प साहब ने ये मुद्दा उठाया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनका ये मानना था कि जो भी हम चीजें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उसको अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चर करके, अगर आप अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे, यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे, तो आपको टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। तो मेन खास मकसद क्या था कि अगर कोई इंडस्ट्रीज आके अमेरिका के अंदर स्थापित होती है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चालू होती है, तो जॉब क्रिएशन होगा और उन कंपनी को भी फायदा होगा, फिर वो अमेरिका से आगे एक्सपोर्ट कर पाएंगे जो भी प्रोडक्ट उनके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो ये तो एक उनका पहला टारगेट था कि हम अपनी अमेरिकन इंडस्ट्री को दोबारा रिवाइव करें, जो तकरीबन पूरी इंडस्ट्री उनकी शिफ्ट होगी कहाँ, चाइना में। और चाइना की इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान था। अमेरिका ने सोचा कि अगर चीन की हम मदद करते हैं तो चीन जो है कम्युनिज्म को छोड़ के वो एक लिबरल इकोनॉमी बन जाएगा और दुनिया का भला होगा और चीजें सस्ती मिलेंगी। लेकिन आस्ते आस्ते चीन एक कॉम्पिटिटर बन गया और उसने अमेरिका को हर एक फील्ड के अंदर चैलेंज करना शुरू कर दिया। तो अभी जहां तक सवाल है कि टैरिफ वॉर के बाद नतीजा क्या निकलने वाला है, जरूर अगर जो आइटम अमेरिका इंपोर्ट कर रहा है, अपने कंज्यूमर गुड कर रहा है, वहां पे उनको उनके कंज्यूमर्स को ज्यादा पैसा खर्चना पड़ जाएगा। जो आइटम अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर वो कम टैरिफ में जा रहा था तो उसको उसका ज्यादा टैरिफ अभी जो रेसिपिएंट कंट्रीज बोलेंगी। और खास करके बड़ी बात ये होती है, जिस मुल्क की अपनी इंटरनल इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो, अपनी इंटरनल कंज्यूमर बेस बड़ा हो, उसको ज्यादा झटका नहीं लगता है और वो अपनी मार्केट को है डिवर्सिफाई करके और जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर मैं भारत का उदाहरण दूं तो हम ब्रिक्स में भी हैं, हम SCO में भी हैं, तो हमारे बहुत सारे और ऐसे गठजोड़ हैं जहां हमारे पास जो मार्केट को शिफ्ट करने की क्षमता है। और जहां तक डिफेंस का सवाल है, डिफेंस में चुनी हुई चीजें हैं जो हम इंपोर्ट करेंगे और करनी पड़ेगी, और वो उसके अंदर भारत को फायदा है। क्योंकि अगर हम ज्यादा टैरिफ, जैसे मैं अगर उदाहरण दूं, हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल जो अमेरिका से आता था, इसके ऊपर ट्रम्प साहब ने एक तंज कटा था कि आप 100% ड्यूटी लगा रहे हैं उसके ऊपर, तो उसको फिर हमने कम कर दिया, चलो हम कम कर मतलब टैक्स को कम करना होगा जो बाहर हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, डिफेंस के लिहाज से अगर हम बात करें, है ना। तो आकाश जी, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है, अगर जो चीजें भारत से निर्यात होती हैं अमेरिका को, क्या उन पर टैक्स कम करने से, उन पर टैरिफ कम करने से ये बड़ा मेजर जो है भारत के लिए अच्छा साबित होगा, भारत को इससे फायदा होगा और ये मेजर उठाना पड़ेगा भारत को? नहीं, इससे उल्टा। हाँ। कि हिंदुस्तान, अमेरिका क्या चाहता है कि हिंदुस्तान अमेरिका से जो इंपोर्ट करता है उसके हम टैरिफ कम करें।
यानी वो चाहते हैं कि अमेरिका अपना सामान जो है हिंदुस्तान में बेच सके या अमेरिका अपना सामान दुनिया में और जगह बेच सके। ठीक है। अभी दत्ता साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, डिफेंस की बात इनकी बिल्कुल सही है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में यूएस बहुत आगे है, लेकिन बाकी मैन्युफैक्चरिंग में मैं आकाश जिंदल आपको बता सकता हूँ यूएस कभी आगे आ ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदुस्तान और चाइना मैन्युफैक्चरिंग में क्यों बढ़े। आज हिंदुस्तान में जब मैन्युफैक्चरिंग होती है एक बहुत वायबल कॉस्ट पे लेबर मिलती है, बहुत वायबल कॉस्ट पे मैन पावर मिलती है। यूएस में आप बड़ा प्लांट लगा लीजिए, वहां आपको मैन पावर ही बहुत कॉस्टली है, तो किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में वो कम्पीट करेंगे। और दूसरी बात, आज वो कहते हैं कि यूएस मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है। आज आप एक चीज वहां मंगाते थे, मान लीजिए ग्रोसरी आइटम थी, $10 की पड़ रही थी, आपने 25% टैरिफ लगा दिया, यूएस के अपने कंज्यूमर को वो $12.5 की पड़ गई। क्या ओवरनाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहां लग जाएगा? मान लीजिए 10 में से एक चीज का प्लांट लग भी जाता है तो साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाएंगे उस प्लांट को लगने में। फिर उसकी कॉस्ट जो है, क्योंकि मैन पावर वहां कॉस्टली है, वो ज्यादा होगी, तो वो 1.5 साल, 2 साल क्या अमेरिका का कंज्यूमर महंगा सामान लेता रहेगा? जिस इन्फ्लेशन को टूथ एंड नेल फाइट किया गया 3 साल, जिस इन्फ्लेशन को कम करना उनकी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी, अब उसका क्या हाल होगा? सबसे इंपॉर्टेंट है ये हाउस होल्ड इन्फ्लेशन। और अब आप किस पे जो है टैरिफ लगाएंगे? ट्रम्प साहब का मैं सम्मान करता हूं, दुनिया के सबसे बड़े कंट्री के वो प्रेसिडेंट हैं। बात तो ब्रिक्स तक पे टैरिफ लगाने की बात हो रही है। ब्रिक्स में कौन कौन आ जाता है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और भी बहुत से मुल्क हैं। तो किस किस पे टैरिफ लगाएंगे आप? और रिटेलिएटरी टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ से क्या होगा? ग्लोबल ट्रेड ठंडा पड़ जाएगा। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, 40 साल में ग्लोबल कनेक्टिविटी हुई है, यानी आपस में कंट्रीज एक दूसरे का ट्रेड बढ़ा है, ग्लोबल ट्रेड बढ़ा है, मल्टीलैटरल ट्रीटीज हुई हैं, बायलैटरल ट्रीटीज हुई हैं। अब 40 साल करने के बाद हम चीजों को स्टॉप कर दें और रिवर्सल करना शुरू कर दें, प्रोटेक्शनिज्म, तो दुनिया कहां जाएगी? तो इसलिए ग्लोबल इकोनॉमी में मैं आकाश जिंदल ये प्रेडिक्ट करना चाहता हूं, जो अब स्लो डाउन में थी, अब स्लो डाउन से रिसेशन में चली जाएगी इस टैरिफ वॉर की वजह से। इस टैरिफ वॉर से किसी का भला नहीं होने वाला, क्योंकि हो क्या रहा था, अब चाइना है वो दुनिया के लिए मैन्युफैक्चर कर रहा था, वहां की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम थी तो वहां से यूएस इंपोर्ट कर रहा था। अब यूएस उसका सब्स्टिट्यूट कितने समय में बनाएगा, कितना बनेगा, कौन कौन से सब्स्टिट्यूट बनेंगे, उस पर रिसर्च होने वाली है। टैरिफ आपने आज ही लगा दिया, अब रिटेलिएटरी टैरिफ से क्या होगा? जो आप एक्सपोर्ट करते थे वो भी रुक जाएगा। ना सिर्फ यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, यूएस की रिटेल इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह हिट होगी, उनकी लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री, उनकी एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री जो रिटेल से डायरेक्टली जुड़ी हुई थी वो बहुत बुरी तरह इंपैक्ट होगी। आप देखिए जिस रात यूएस ने टैरिफ एक्चुअल लगाए उसी रात यूएस की मार्केट जो है डाउ जोन बुरी तरह गिरी। तो क्लियरली जो है सबसे पहला इंडिकेटर कहां से आता है? स्टॉक मार्केट से, कि आपने टैरिफ लगाए दूसरी इकोनॉमी पे, चीन के साथ आपकी नहीं मार्केट गिरी। दिखती है। चीन क्या पहले से ही अपनी स्ट्रैटेजी तय करके रखता है? क्योंकि बहुत कम होता है कि चीन को शेयर मार्केट की वजह से नुकसान होता हो, ये बहुत कम देखा जाता है। जी, जहां तक चाइना की बात है, चाइनीज इकोनॉमी पहले आपको और दर्शकों को बता दूं ऑलरेडी बहुत कमजोरी का शिकार हो चुकी है। चाइना में इस समय डिफ्लेशन चल रही है। डिफ्लेशन का मतलब सामान के दाम कम हो रहे हैं। और दर्शकों को बता दूं ये खुश होने वाली बात नहीं है, ये भी तकलीफ की बात है। चाइना के हालात ये हैं कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है बाजार जाके सामान खरीदने को। चाइना में डेट का इशू है, चाइना में रियल एस्टेट क्राइसिस है। चाइनीज इकोनॉमी पिछले 5 साल से इस तकलीफ में है कि वहां पे घोस्ट टाउन बन गए हैं, ऐसे शहर बन गए हैं जहां फ्लैट बना दिए गए हैं, कोई जाके परचेज नहीं करना चाहता। तो चाइना पे तो ये वार और ज्यादा करारा पड़ेगा। हाँ, हिंदुस्तान, क्योंकि हम डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर चलते हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर चलते हैं, और अभी तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने चीजों को इस तरीके से मैनेज किया है कि हिंदुस्तान अभी इस टैरिफ से दूर है, बचा हुआ है। बिल्कुल बचा हुआ है, लेकिन इसके लिए मेजर्स तो उठाने पड़ेंगे। संजीव श्रीवास्तव जी से इसका सवाल ले लेते हैं, क्योंकि विदेशी मामलों के जानकार है। सर, क्या भारत को पारस्परिक शुल्क को कम करना पड़ेगा ताकि ये मार ना झेलनी पड़े? देखिए, भारत जो भी निर्णय लेगा वो अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार लेगा। अमेरिका के दबाव में आकर के हम कोई इस तरीके का निर्णय किसी महाशक्ति के दबाव में आकर काम नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, चाहे वो आर्थिक नीति हो, चाहे रक्षा नीति हो, चाहे विदेश नीति हो, हर जगह हम अपने राष्ट्रीय हितों के कंसिडरेशंस को मुख्य रूप से देख करके चलते हैं। लेकिन जाहिर है कि भारत की जो विदेश नीति है, रक्षा नीति है, आर्थिक नीति है, सब में एक संतुलित तरीके से हम चलते हैं, विवेकपूर्ण तरीके से चलते हैं। ऑलरेडी हमने जो अभी पिछला जो बजट पेश हुआ था
उसमें कई जो प्रोडक्ट्स पे जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर टैरिफ को हमने पहले ही से घटाया था। जाहिर है कि उसका लाभ अमेरिका की कंपनीज को भी हो रहा है, हार्ले डेविडसन हो, अन्य कंपनीज हो, जो जो आईटी के सेक्टर की कंपनियां हैं उनको पहले से ही उसका लाभ हो रहा है। तो भारत ने पहले से ही कुछ ऐसे मेजर्स लिए हैं और वो भारत के जो मेजर्स हैं वो अमेरिका के दबाव में नहीं बल्कि अपने हम राष्ट्रीय हितों के अनुसार हमने लिए है। लेकिन उसका जाहिर है कि उसका एक मैसेज सकारात्मक गया है और हाल में प्राइम मिनिस्टर मोदी की राष्ट्रपति ट्रंप से जो मुलाकात हुई उसमें भी जो जिस तरह की सहमतियां बनी हैं कि दोनों देश अपने पारस्परिक व्यापार को 500 बिलियन डॉलर्स तक ले जाना चाहते हैं। तो यदि आप और हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि आप अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रख के चलते हैं तो मैं भी अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रख के चलता हूं। यदि आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने की बात करते हैं तो मैं भी विकसित भारत की बात करता हूं। तो देखिए एक विन विन सिचुएशन कैसे बने इसको ध्यान में अमेरिका को भी रखना होगा। भारत जैसे विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी के साथ यदि अमेरिका अपने संबंधों को खराब करेगा और तनावग्रस्त करेगा तो ऐसे में ये जो विन विन सिचुएशन पैदा नहीं हो सकती। और ये जो बड़े आपने लक्ष्य आपने सेट किए हैं 500 बिलियन डॉलर्स का 2030 तक, जाहिर है कि उसको भी हासिल होने में दिक्कतें आएंगी। तो अमेरिका को यदि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाना है तो भारत के साथ सहयोग करना पड़ेगा और भारत को भी यदि विकसित भारत बनाना है तो अमेरिका के साथ मिलकर के चलना होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सहमतियां बनेंगी। कॉर्डियल रिलेशनशिप होना बहुत और भी कहना चाहता हूँ। जी जी जी। देखिए दो लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच की सबसे बड़ी अच्छी ताकत ये होती है कि वो अपने विषयों पे जब भी कोई इश्यूज ऑफ डाइवर्जेंसेस आते हैं तो उसमें वो एग्री टू डिसएग्री की भावना के साथ कार्य करते हैं। कोई ऐसा विषय आता है तो उसमें वो डिस्प्यूट पे नहीं बदल जाता बल्कि वो आपस में बातचीत करके उसका वे आउट निकाल लेते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत और अमेरिका विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, दोनों के साझा लोकतांत्रिक मूल्य है, शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, इंटरेस्ट है। तो मेरा मानना है कि नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत करके ये जो टैरिफ रिजीम में अमेरिका बदलाव ला रहा है उसके अनुसार भारत भी जो भी एक बेस्ट उसका वे हो सकता है अपनी टैरिफ रिजीम में बदलाव करने का, भारत भी ऐसा करेगा। लेकिन ऐसा करने की प्रक्रिया में भारत अपने राष्ट्रीय हितों को, अपने आर्थिक हितों को सर्वोपरि रखे। बिल्कुल, इसका जवाब भी ले लेते हैं मेजर जनरल वीके दत्ता जी से। सर, क्या कॉर्डियल रिलेशनशिप अमेरिका के साथ जिस तरह से है उसका फायदा भी भारत को मिलता हुआ दिखाई देगा, जैसा कि सर ने कहा कि एक जी जी बताइए। हाँ, ऐसा है कि जो हमारे रिलेशनशिप है हम बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस हैं सारे बड़ी पावर्स के साथ। हाँ। चाहे वो रशिया हो, अमेरिका हो और चीन के साथ भी मैं बोलूंगा, क्योंकि हालांकि बॉर्डर पे तनातनी हुई है हमारी, लेकिन चीन के साथ भी हमारे रिश्ते ऐसे खराब नहीं हैं। बिल्कुल, ट्रेड में हमारा काफी आपस में योगदान है रशिया के साथ में। और जहां अगर मैं डिफेंस सेक्टर की बात करूं तो भारत की डिफेंस सेक्टर के अंदर कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रशिया का था, फॉलोड बाय फ्रांस था और अमेरिका का सिर्फ 12-13% ही उसके अंदर योगदान है। और हमने अपना डिफेंस प्रोडक्शन अभी खुद बढ़ा दिया, हम आत्मनिर्भरता की तरफ चलते चले जा रहे हैं। तो जहां तक डिफेंस का सवाल है भारत को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो हमने बोला था भी, अगर आप हमें हमारे तेजस विमान के लिए अगर आप इंजन देते हैं FE404 414, उसके अंदर थोड़ा भी पेच अटका हुआ था क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसके अंदर चंद एक पार्ट चाइना से भी बन के आ रहे थे। क्योंकि जो ये हम बोलते हैं ना, जो अभी जो डील करना चाह रहा था अमेरिका यूक्रेन के साथ में रेयर अर्थ के बारे में, तो वो जो चीजें हैं, जब आपको एक टिटेनियम चाहिए, कुछ इस प्रकार का मटेरियल चाहिए, तो वो उसी जगह से आएगा जहाँ पे उपलब्ध है। अभी कल मेरे ख्याल से अमेरिका ने ताइवान के साथ में ये जो चिप्स के ऊपर एक बहुत बड़ी वहां पे कंपनी लगाने वाले हैं, मेरे ख्याल टेक्सास में कि कहीं पर। तो वो क्या होगा, वो मैन्युफैक्चर खुद करना चाहते हैं AI को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि जो माइक्रो चिप्स हैं उसके बिना, सेमीकंडक्टर्स हैं उसके बिना कोई भी फ्यूचर नहीं है। हर एक जगह उसका इस्तेमाल होता है, चाहे कंप्यूटर हो, हवाई जहाज हो, कारें हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। तो अमेरिका जो है ऑलरेडी ताइवान के साथ, जो चीनी है वो भी फॉर्मोसा था पहले, बाद में ताइवान बन गया। तो ताइवान अपने आप को चाइना बोलता है और चाइना मेनलैंड अपने आप को चाइना बोलता है। वन चाइना पॉलिसी, वो दोनों कहते हैं वन चाइना पॉलिसी, हम चाइना है। तो कहने का मतलब यह है कि ताइवान वाज मच हेड ऑफ चाइना इन टेक्नोलॉजी। और मुझे याद आ कि अगर 1990 की बात करें हम, तो एक लेजर डेजिग्नेटर जो होता है ना, वो प्रेजेंटेशन देने के लिए अमेरिका से 7,000 का पेन आता था और ताइवान हमें 30 रुपए में देता था। वो मैं 1990 की बात कर रहा हूँ।
हमारी मार्केट में बच्चे लेके खेल रहे थे उससे 25-25 रुपए के। तो ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है ताइवान की, और ताइवान आज के दिन में पूरी तरह से अमेरिका के साथ में है। तो कहने का मतलब ये है कि रक्षा क्षेत्र में हमें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और ये अच्छी बात है। जो विश्व गुरु हम बनाने की और हम पूरी तरह से अग्रसर हैं, वो कहीं ना कहीं सपना जो है आने वाले कुछ सालों में सच होता हुआ भी नजर आएगा। आकाश जिंदल जी, आपसे सवाल ले लेती हूँ आखिरी, क्योंकि अर्थशास्त्री हैं आप, तो ये जो हलचल मची हुई है ये टैरिफ वॉर की, और ये जो तमाम चीजें सामने आ रही हैं, स्टॉक मार्केट पर इसका असर साफ दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। देखिए, सबसे पहले अमेरिका ले चलूंगा आपको। अमेरिका में देखिए, जिस रात टैरिफ अनाउंस किए गए कनाडा, चाइना, मेक्सिको के, उसी रात स्टॉक मार्केट धड़ाम हुई। तो यानी अमेरिका टैरिफ लगा रहा था कि उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी बन जाएगी, बहुत ग्रेट बन जाएगी, और उनकी स्टॉक मार्केट ने नेगेटिवली रिस्पॉन्ड किया। हिंदुस्तान की मार्केट्स की बात करें, देखो हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है। 6.2% की जीडीपी ग्रोथ हमने Q3 में दी है। 6.5% की जीडीपी ग्रोथ पूरे साल में एक्सपेक्टेड है। महाकुंभ ने हमारी इकोनॉमी में 4 चांद लगा दिए हैं। हमारी इकोनॉमी में कंजम्पशन और डिमांड बहुत स्ट्रांग चल रही है। बट टैरिफ वॉर, जो आपने बिल्कुल सही कहा, उसका इंपैक्ट हिंदुस्तान की मार्केट्स पे भी आया है, क्योंकि अब हिंदुस्तान में भी क्लियरली दिख रहा है हम लोगों को कि ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में जाने वाली है। अब चाहे हम डोमेस्टिक डिमांड पे चलने वाली इकोनॉमी है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी का इंपैक्ट तो हम पे भी होगा, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा है। तो हमारे यहाँ भी जो है देखा है कि मार्केट्स में गिरावट आई है। कहीं ना कहीं ये जो टैरिफ वॉर है, मैं बार बार शुरू से मेंटेन करता आया हूँ, पूरी दुनिया को रिसेशन की तरफ ले जाएगी। देखिए हुआ क्या था, ट्रम्प साहब के पिछले रेजिम में आपको लेके चलता हूँ, वहां भी यूएस चाइना ट्रेड वॉर चली थी, लेकिन उसके वजह से इतना इंपैक्ट नहीं आया था, क्योंकि उस समय ग्लोबल इकोनॉमी के हालात इतने बुरे नहीं थे। इस बार ग्लोबल इकोनॉमी कहाँ थी? पहले कोरोना, फिर रशिया यूक्रेन वॉर, फिर मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल इश्यूज, और तो हुआ क्या, बिल्कुल देसी भाषा में कहूं, एक बीमार आदमी को और चोट पड़ गई। तो वो क्या हुआ कि वो रिसेशन आने वाली है। अब रिसेशन क्लियरली दिख रहा है, और सिर्फ यूएस की नहीं होगी, ये ग्लोबल इसका इंपैक्ट रहेगा, क्योंकि इकोनॉमीज आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड इकोनॉमीज है। अब इसका सोल्यूशन जल्दी निकलना चाहिए। और दूसरी बात, अमेरिका को ये देखनी चाहिए, डी डॉलराइजेशन। अमेरिका का डॉलर, चाहे उसका रेट इंडियन करेंसी के मुकाबले बढ़ गया, बट उसका वर्चस्व दुनिया में कम होता जा रहा है। डी डॉलराइजेशन भी एक रियलिटी है जो अमेरिका को समझना पड़ेगा। अगर टैरिफ वॉर को एस्केलेट करेगा तो डी डॉलराइजेशन भी बढ़ेगी। और दर्शक कहीं उससे ना कंफ्यूज करें कि डॉलर का रेट बढ़ रहा है, वो एक अलग चीज है। डॉलर का वर्चस्व कम होना एक अलग चीज है, जो कि एक रियलिटी है, वो भी अमेरिका को देखनी होगी, समझनी होगी। तमाम मेजर जो हैं अलग अलग कंट्रीज को लेने पड़ेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए।